तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें सबसे मोस्ट एमपी चीज है मूल संकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मूल कॉन्सेप्ट। ये आपके लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोल एक क्या है। मोल एक पदार्थ की मात्रा को नापने वाला एक यूनिट है। तो मोल को पढ़े बिना अगर आप रासायनिक विज्ञान में कदम रखे हुए तो सब वो बेकार हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ मोल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोल को हम लोग देखते हैं कि मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, मोल समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। पहला चीज हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मोल है तो है क्या। ये मोल है तो है क्या। तो मोल होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को ही कहते हैं मोल, जिसे n से दर्शाया जाता है। मोल को किससे n से दर्शाया जाता है, स्मॉल m से n से दर्शाया जाता है पदार्थ की मात्रा। तो ये मोल को क्या दर्शाता है, पदार्थ की मात्रा को तो दर्शाता है, लेकिन सब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मोल जो पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है तो कैसे दर्शाता है। क्या ये बोल देगा कि ये 1 किलो मात्रा 1 किलो है तो ये पदार्थ की मात्रा है, ये 150 किलो है तो ये पदार्थ की मात्रा है। ऐसा नहीं, ये एक लिमिट रहता है। अब ये लिमिट क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो, मोल अगर मैं बोल दूं जैसे 1 किलो बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऐसे नहीं कर सकते क्या। अगर मैं 1000 ग्राम कोई सामान लेता हूं तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि वो 1 किलो है। मैं नहीं बोल सकता क्या वो किलो है। तो वही है मोल। मोल भी इसी तरह काम करता है। अगर मैं कोई सामान 1000 ग्राम में लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि वो 1 किलोग्राम है। मैं बोल सकता हूं ना। हाँ, तो इसी तरह ये भी करते हैं। तो 1 मोल बराबर, आप याद रखना इसको, बहुत जरूरी है, 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23 किलोग्राम। यह होता है मोल का मेन इक्वेशन। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई चीज इतना लेता हूं, मैं पदार्थ की मात्रा या परमाणु अणु की मात्रा को इतना लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मोल कितना है, इतना मोल होता है। तो अब इतना मोल होता है, आपको समझ आ गया। अगर मैं मान लू इतना कोई चीज लेता हूं, मान लीजिए मैं 1 मोल में समोसा लेता हूं। समोसा याद आके भूख लग गया भाई। तो समोसा, अगर मैं 1 मोल इतना समोसा लेता हूं तो मेरे को कितना समोसा लेना होगा 1 मोल के लिए, 6.02 गुना 10⁻23 किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ। इतना समोसा मेरे को लेना पड़ेगा, समोसा, तब होगा ये 1 मोल। इसी तरह बोल सकते हैं कि 1 मोल एक लोग मैं क्या ले लूं, चल साइकिल लेता हूँ। साइकिल, अगर 1 मोल में साइकिल ले रहा हूँ, 1 मोल साइकिल ले रहा हूँ, तो मेरे को कितना साइकिल लेना पड़ेगा, 6.2 गुना 10⁻23 साइकिल। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आप क्लियर है कि नहीं। अगर हम लोग को 1 मोल कोई कहता है कि 1 मोल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, या 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है, तो बोल सकते हैं कि उस हाइड्रोजन में 6.2 गुना 10⁻23 परमाणु होने ही चाहिए। मतलब अगर 6.2 गुना 10⁻23 परमाणु उसमें है तो बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन है। समझे, क्लियर है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ। तो अब देखो, मोल में हम लोग पदार्थ की मात्रा तो पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमको ये समझना होगा कि हम लोग को परमाणुओं का भार पता है कि नहीं पता है। क्या परमाणु का भार किससे लिया जाता है, क्या परमाणु का भार उस प्रोटॉन, अपने 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आया होगा कि परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग जानते हो कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अगल बगल आवारा लड़कियों की तरह ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन घूमते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ाया होगा, सुना होगा। अब आप लोगों को तो आराम से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो
परमाणु के भार को नापने के लिए ये तीनों का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई। तो पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोगों को नापना है, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब उसका भार या मास बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान अगर नापना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना। तो अगर एक परमाणु का द्रव्यमान हमको नापना पड़ेगा तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस सिंपल सी बात है, अगर मेरे को शरीर को नापना है तो क्या बताओ, मैं अगर मैं हाथ को काट कर अपने घर में रख दूं और अपने आप को नापने जाऊं तो क्या एग्जैक्टली वो जो मेरा भार आएगा वो सही होगा? मेरा हाथ पैर मेरा शरीर पूरा मिला के मेरा वजन आएगा ना। तो वही तो इसी तरह ये भी प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखो अब हम लोग को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को नापने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 गुना 10 की घात -24 ग्राम होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होता है। क्लियर है कि नहीं? इतना ग्राम होता है। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा दोनों सेम है कि नहीं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं क्या सर? नहीं, सेम तो हम लोग इसको बोले हैं, लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक है। मतलब जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा इतू सी क्या है, थोड़ा सा भार उसका अधिक है, मतलब थोड़ा सा ही भार अधिक है। इसलिए कि हम लोग ना जो भार है ना उसको नहीं लेते, वही दोनों बराबर भाग लेते हैं। और मेन हमारे इलेक्ट्रॉन भाई का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम। अब देखिए ये तो ग्राम में आ रहा है, दोनों भाई ग्राम में आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर है घूम रहा है वो किलोग्राम में आ रहा है। तो एक चीज और बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को जब भार को नापते हैं हम लोग परमाणु के द्रव्यमान में तीनों को लिए जरूर है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं लेते। समझे? हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसलिए नहीं लेते कि इसको नगण्य माना गया है। अब नगण्य क्या होता है भाई? नगण्य के मतलब इसको हम लोग नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग जब एक परमाणु का द्रव्यमान हम लोग नापते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग नहीं लेते। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब एक और चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों लिया गया है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया गया? सवाल आ रहा है कि नहीं? सर तो बता दिए नहीं लिया गया, तो ऐसा थोड़ी कि अब हाँ सही में नहीं लिया हो गया होगा। मन में हमेशा सवाल लाना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जिस दिन आपके मन में ये आएगा कि क्यों है ये चीज, तो आपके मन में थॉट्स, थिंग्स पैदा होना चालू हो जाएंगे कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है। अब आप तो पढ़ते जा रहे हो तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे को कमेंट भी किया करो कि सर ये समझ नहीं आएगा, है ना, तो मैं उसमें और काम करूंगा। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को इसलिए नगण्य किया गया है, इसलिए लिया नहीं जाता क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से जो इलेक्ट्रॉन का भार है उसका 1837 गुना होता है। मतलब अगर मैं इतने को इलेक्ट्रॉन के साथ गुना करूं, तो उतना प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। सोचो 1837 से 7 में इलेक्ट्रॉन को गुना करता हूं, इलेक्ट्रॉन को इसके साथ गुना करूंगा इसको, तब क्या आएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो इतना छोटा है ये, जब इसको मैं गुना कर रहा हूं तब ये आ रहा है, तो कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इतने छोटे होने के कारण हम लोग इसको नगण्य मान लेते हैं
इसको हम लोग परमाणु के द्रव्यमान भार नापने में इसका यूज करते हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नापते हैं। अब कहानी चालू होगी आगे से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते कैसे। हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसी तरह अब एक परमाणु का द्रव्यमान सच में निकालते हैं हम लोग। तो किसका निकाले हम लोग? कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। 6 परमाणु होते हैं, तो देखो 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इधर उधर अपने कक्षा पे घूमते रहते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो परमाणु को आप लोगों ने 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई बोलने की बात नहीं। और जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आगे हम लोग दूसरे चैप्टर रहेगा ना उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा याद रखना, जे थॉमसन जी ने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक परमाणु में बराबर होते हैं। जितना 6 परमाणु, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए मतलब होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु निकालने का जो हम लोग को सूत्र मैं बताया हूं वो कैसा है। मान ले एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं देते हम लोग क्योंकि वो नगण्य है। तो देखो कार्बन परमाणु हम लोग देखेंगे प्रोटॉन 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है कि नहीं? हम लोग 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लिया और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ले लिया। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्यों लिए? क्योंकि वो नगण्य है भाई, उसको लेने का जरूरत ही नहीं अपने को। तो ठीक है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है। तो क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग जानते हो 6 क्या है? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन को मैंने बता चुका है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.67 गुना 10 की घात -24, है ना। उसी तरह न्यूट्रॉन का भी बता चुका है, प्लस 6 गुना 1.67 गुना 10 की घात 24 होता है कि नहीं होता है ग्राम में, है ना? होता है ना। अब इतना आसान, कोई मुश्किल काम नहीं। 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। पहले हम लोग 6 इसका निकालेंगे, 6 को इसके साथ, 6 को इसके साथ। क्लियर है कि एकदम आसान नहीं? मैंने बता चुका था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो एक ही टाइप का रहता है। ये देखो यही और यही, तो हमने चुपचाप लिख दिया। मैंने क्या कोई जादू मंत्र किया? ये तो कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सा बात है। मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान उतना ही होता है। तो लिख सकते हैं 6 और 6 कितना होगा? 12 गुना 1.67 गुना 10 की घात -24 ग्राम्स। तो देखो अब इतना गजब चीज बताया ना मैं आपको, सोचो। देखो अब ये लिखा गया। अब मैं बोल सकता हूं कि जो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 है, बोल सकता हूं क्या? तो सर जो ये क्या है? ये है AMU। अब बोलोगे क्या लिख दिया सर AM? तो मतलब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU। ये है क्या सर? ये AMU ये है एटॉमिक मास यूनिट। ये है एटॉमिक मास यूनिट। इसी से हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। इसका द्रव्यमान कितना है? 12 है। क्लियर है कि नहीं? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 12 AMU लिख दिया और पता चल गया कि इसका जो द्रव्यमान है वो 12 है। इसका द्रव्यमान क्या है? 12 है। क्यों द्रव्यमान 12 है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। क्लियर है कि नहीं? अब हमने देख लिया कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जो होता है 1.67 गुना 10 की घात -24, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग एक कार्बन का मूल निकालें,
कि पर हम लोग क्या है मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल का मात्रा पढ़ रहे हैं। तो देखो एक मोल कार्बन एक मोल कार्बन कितना होता है 6.02 गुना 10 की घात 23 होगा परमाणु होंगे। मतलब एक मोल में इतने परमाणु होने चाहिए, एक मोल में कितने परमाणु होने चाहिए, इतने परमाणु चाहिए। मतलब एक मोल कार्बन में इतने कार्बन होने चाहिए, तभी यह एक मोल कार्बन कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं, इतने कार्बन इसमें होने चाहिए, इस परमाणु के अंदर इतने कार्बन होने चाहिए, तब ये एक मोल कार्बन कहला सकता है, इसी में अन्यथा कहलाएगा ही नहीं। तो देखो अब हम लोग को क्या निकालना क्या है, हमको निकालना है एक मोल कार्बन, तो पता चल गया, लेकिन अब हम लोग इसको ग्राम में बदल रहे हैं कि कितने ग्राम कार्बन या कितने किलोग्राम कार्बन में इतना परमाणु हो सकता है, ये जरूरी है कि नहीं। अब एक मोल कार्बन आप बोल दिए, ठीक है, मान लिया एक मोल कार्बन बोल दिए कि इतना परमाणु होते हैं, तो ग्राम में पता तो करना पड़ेगा कि कितने ग्राम में एक मोल होता है और एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, ये तो जरूरी है ना। या फिर आगे चल के आप सर बोल दिए कि एक मोल कार्बन में इतना परमाणु होते, बात खत्म। अब मान लीजिए मैं आपको परमाणु दे दिया इतना, मान लिया आपको कार्बन में दे दिया 18 ग्राम कार्बन दे दिया, कुछ भी 18 ग्राम मान लीजिए मैं आपको कार्बन दे दिया, तो आप बोलोगे वो एक मोल है, कैसे पता लगाओगे, उसमें देखोगे झांक के 1 2 3 4 माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे क्या उसमें कितने सारे परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं कि नहीं। इसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कोई फॉर्मूला एकदम छोटी बात है ना। तो देखो बहुत इजी है, आपने जाना कि एक कार्बन परमाणु का भार क्या होता है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना होता है 12 गुना 1.67 गुना 10 की घात -24 होता है कि नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, नहीं। अगर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है तो हम लोग को एक कार्बन परमाणु के मोल पता कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो एक कार्बन एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। हमने क्या देखा कि एक मोल कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, लेकिन एक कार्बन परमाणु में का द्रव्यमान इतना होता है, तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, ये तो हमको पता नहीं कि एक मोल कार्बन परमाणु में इतने परमाणु होते हैं, एक मोल कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, लेकिन ये नहीं पता इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये तो हमको पता नहीं। वही तो बोल रहा हूँ कि इसका कितना ग्राम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो देखो अब हम लोग को पता है कि एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान कितना 12 गुना 1.67 गुना 10 की घात 24। मैंने झूठ बोला क्या, वही लिखा है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर गुना में लिख दिए कि इतना, अब एक मोल में इतना कार्बन होता है, इतना कार्बन एक कार्बन परमाणु में इतना होता है, तो एक मोल में कितना चाहिए हम लोग को, इतना होना चाहिए। तो एक मोल में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो 6.2 गुना 10 की घात 23। क्लियर है कि नहीं। देखो मैंने क्या किया कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लिख दिया, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, और एक मोल कार्बन का क्या है, ये संख्या है। क्लियर है कि नहीं। अब मैंने तो एक चीज बताना भूल गया, बहुत ही जरूरी था भाई। अब हमने जाना कि एक मोल कार्बन में इतना सारे परमाणु होने चाहिए, 6.02 गुना 10 की घात 23 परमाणु होने चाहिए, लेकिन इस नंबर को बोलते क्या है ये तो हमको पता ही नहीं। इसे बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो संख्या। इसको क्या बोलते हैं, लिख लो आप लोग या नोट कर लो, 6.2 गुना 10 घात 23 जो परमाणु के एक मोल में होना चाहिए, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, जिसे हम लोग n नीचे a में
दर्शाते हैं, इसे कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। आप लोग बहुत याद रखना, इसको बताना मैं भूल गया था। तो देखो ये इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या। लिख लो आप लोग या फिर कमेंट में लिख दो, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 गुना इतना ले लिया और एक एवोगैड्रो संख्या ले जो एक मोल को दर्शाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, जब हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा, एक, तो 12 गुना कितना, ये 12 गुना 1 हो जाएगा और ये होगा ग्राम, ग्राम। तो मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतना परमाणु होते हैं, 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, मतलब इतना होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 12 ग्राम मोलर द्रव्यमान। समझ रहे हो कि नहीं? अब यही है 12 ग्राम मोलर द्रव्यमान, मतलब 12 ग्राम में इतने मोलर, एक मोल होते हैं, यही है एक मोल। कितना इजी था, कोई मुश्किल था? पहले मैंने क्या किया कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकाला, उसके बाद एक मोल कार्बन में कितना होते हैं इसको देखा, वही होते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर। और एक परमाणु का द्रव्यमान 12 इतना होते हैं, आपने अभी देखा एक 12 AMU है ना, लिखा मैंने, तो कोई और लॉजिक लगाया नहीं, वही चीज। फिर एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, तो एक मोल पहले कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लिखा, उसके बाद एक मोल में एवोगैड्रो संख्या को लिख दिया, उसके बाद इसको गुना किया और गुना करने के बाद क्या आया, ये दोनों को गुना करने के बाद ये 1 हो गया, ये 1, उसके बाद ये 12 ग्राम आ गया। यही है 12 ग्राम मोलर द्रव्यमान, यही आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? इतना इजी था। तो आप समझ चुके हो कि 12, एक मोल कार्बन में इतना तो होता है, लेकिन अगर मैं उल्टा बोल दूं कि 12 ग्राम कार्बन बराबर एक मोल होता है क्या, तो बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन बराबर एक मोल होता है ना। तो अब आगे देख, अब इसी तरह हम लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रोजन बोलता हूँ, कार्बन का देखा, कार्बन का कितना निकला, 12 AMU निकला, इसी में हम लोग क्या देखे, 12 ग्राम में होता है एक मोल। क्या होता है, एक मोल। अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो हम लोग को एक मोल, उसको बोल सकते हैं कि एक मोल है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग एक और निकालते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस और करना है, तो ऑक्सीजन। अब हम लोग बोल दिए कि कितने ग्राम ऑक्सीजन में एक मोल होता है, तो पहले हम लोग को देखना होगा ऑक्सीजन का मोल, मतलब एक मोल ऑक्सीजन कितना होगा। पहले हमको सिंपल सी बात, जैसे हम लोग उस टाइम किए, उस टाइम किए, फिर इसी टाइम करेंगे। एक मोल ऑक्सीजन बराबर होता है, पहले हम लोग लिखते हैं कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 6.202 गुना 10 की घात 24, ठीक, 23 होता है। तो ये क्लियर है कि नहीं? तो आपको पता है कि हम लोग हमेशा एक मोल में इतने एवोगैड्रो संख्या लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Na। क्लियर है कि नहीं? Na बोलते हैं हम लोग इसको, एवोगैड्रो संख्या। तो एक मोल में ऑक्सीजन में इतने परमाणु होने चाहिए, 6.02 गुना 10 की घात 23 परमाणु होने चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको उसके परमाणु संख्या अगर याद है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, मतलब उसमें 8 प्रोटॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। उसी तरह कार्बन में भी, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। उसी तरह से हम लोगों ने उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला था। तो उसी तरह ये भी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है ना? अब इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का, इसका होता है 8, इसमें 8 प्रोटॉन गुना, प्रोटॉन कितना होंगे, अरे 8 गुना 1.67 गुना 10 की घात 24 प्रोटॉन इसमें होते हैं। आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना, इसमें 8 प्रोटॉन है।
प्लस न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन बोलता हूँ, इसमें कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन है, जिसमें 1.67 गुना 10 की घात 24 होने चाहिए। क्या है, मतलब 8 न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का जो भार होता है इतना होता है, आपने पढ़ा था, शुरू से पढ़ते आ ही रहे हो मेरे साथ। तो ये कितना होगा, ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब ये मिल गया, 8 कितना होता है, 16 गुना 1.67 गुना 10 की घात 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम माइनस में जाएगा, सब माइनस में ना, माइनस लगा भूल गया था, तो ये 24 होता है। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि 16 ये AMU है, मतलब ये 16 है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसका जो भार है वो 16 है। लेकिन अब बोलूं मैं कि इसका जो मोलर द्रव्यमान क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन कितने ग्राम लूं कि 1 मोल वो होगा, क्लियर है कि नहीं, कितने द्रव्यमान लूं, कितना ग्राम लूं ऑक्सीजन कि वो 1 मोल होगा, तो हमको निकालने के लिए वही फंडा लगाना पड़ेगा कि 1 मोल में इतने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी कर देता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन में इतने एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, और हम लोग जान गए हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये इतना होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आप लोग जानते हैं। इसका पहले परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 गुना 1.67 गुना 10 की घात -24, और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने एवोगाद्रो संख्यक बराबर है, इतना एवोगाद्रो की संख्यक बराबर है, तो 6.02 गुना 10 की घात 23 होना चाहिए। तो हम लोग इस दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमको 1 मोल कह सकते हैं, हम लोग 16 ग्राम में हम लोग को ये एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु या अणु प्राप्त है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, 1 मोल कहला रहा है। इसीलिए मतलब आप लोग देखिए ना, जो कार्बन था वो उसका जो एटॉमिक नंबर था, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो वही उसका 1 मोल होता है, मतलब इतना आसान इजी। अब देखो इसका जो द्रव्यमान होता है, आप लोग उसमें देखना आवर्त सारणी में कि ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 12 होता है, तो वही ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। तो उसी जो 16 है, अगर हम लोग ऑक्सीजन को 16 ग्राम लेते हैं तो वही उसका मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल कहलाएगा, मतलब 16 इसका द्रव्यमान है, उसी में एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु प्राप्त होंगे। कितना गजब बात है, क्लियर है कि नहीं। तो आपको मैंने 1 मोल संकल्पना को सिखा दिया है। अब आगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को मोल संकल्पना का ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग कई सारा क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैंने 2 चीज मोलर संकल्पना में सिखा दिया है कि परमाणु को ग्राम में कैसे निकालें और उसमें मोलर द्रव्यमान कैसे प्राप्त करें। देखो मैंने ग्राम में सिखा दिया, और यही इसका मोलर द्रव्यमान है, 16 ग्राम में इतने परमाणु होंगे या अणु होंगे, क्लियर है ना। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, इसके नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूले। ये क्लास के साथ मैं बहुत मजा आया आपके साथ पढ़कर और पढ़ाकर, तो अगला पार्ट हम लोग जरूर देखना, वॉच करना छोड़ना मत। और इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।